हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस विद एमल। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उनमें जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी यूपीएससी पीसीएस और बाकी चीज़ों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी बहुत फैक्ट्स और जो कॉन्सेप्ट्स है उसके पीछे छुपा हुआ, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो बने रहे आप। ये वीडियो कम से कम 10 से 15 मिनट में होगा, जबकि इसको क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है तो काफ़ी लंबी हो जाती है। 2.5-3 क्लास का रहता है, ये पूरी डिस्कशन रहते हैं सब चीज़ें। मैं ट्राई करूँगा कि इसको ब्रीफ में कम से कम अच्छे से बताया जाए, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। तो आप बने रहें हमारे साथ। अब बात करेंगे, ये जो है आपको सामने में दिख रहा है, ये है प्रियम्बल ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये जो प्रियम्बल मैंने पढ़ा और इनमें जो जितने भी वर्ड्स जो है इनके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे से समझाऊंगा। मैंने इसके नोट्स बनाए रखे हैं और मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो बात करते हैं कि प्रियम्बल है क्या। डिफरेंट जो लोग हैं उनका अलग अलग व्यू है, लेकिन जो सबका कॉमन फीचर है कि उन्होंने क्या माना प्रियम्बल को। काफ़ी लोगों ने बोला कि ये जो है एसेंस ऑफ समरी है। एसेंस ऑफ समरी किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एसेंस ऑफ समरी है, ठीक है। द बेसिक वैल्यू जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ये कैरी करता है। जो बेसिक वैल्यूज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन चीज़ों को कैरी करता है। एसेंस ऑफ समरी है, आप इसको समरी समझ सकते हैं। और ये हमें बताता है कि टेल्स इंटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उनका क्या इंटेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो ये जो प्रियम्बल है, सिर्फ हमें ये पढ़ के ये पता चलता है कि उनका क्या एसेंस, मतलब जो इंटेंशन था वो पता चलता है। और ये जो प्रियम्बल हमने किसको देख के इंस्पायर करके हमने प्रियम्बल अडॉप्ट किया है, तो जो सबसे पहले जो वर्ल्ड में था यूएसए ने सबसे पहले प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था। देन हमने प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो कहा जा सकता है कि हमने यूएसए से इंस्पायर्ड होकर प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है। अकॉर्डिंग टू डी बासु, जो राइटर है, जो बहुत बड़े राइटर हैं, उनके अनुसार उन्होंने बोला कि फिलोसफी और थीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को बोला कि प्रियम्बल इज फिलोसफी और द थीम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे कि प्रियम्बल जो है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये बात करता है कि सोर्सेस ऑफ पावर, जो प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो पावर का वहाँ से पावर कौन देता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो जनता है वो उनको पावर कन्फर्म करता है। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में इसी सेंटेंस से रिलेटेड कुछ केसेस भी आए हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि उन्हें थोड़ी बहुत बात कर लूँ। और जो कुछ बातें और है कि जो प्रियम्बल है, जो फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन है, एक तरीके का क्या डिक्लेयर करता है, ये प्रियम्बल में पता चल जाता है आपको पढ़ के कि जो आगे हमें क्या प्रिंसिपल्स है, क्या चीज़ें हैं, हमें वो पता चलता है। तो वो डिक्लेयर करते हैं कुछ चीज़ें, तो वो हमें फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन है। ये जो एक बात और है कि जो कन्फर नादर प्रियम्बल कन्फर अ पावर टू सिटीजन और एनी इंस्टीट्यूशन और लिमिट एनी इंस्टीट्यूशन। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो प्रियम्बल है ना कोई पावर देता है और ना ही कोई पावर को लिमिट लगाती है। मतलब प्रियम्बल बस हमारे कह सकते हैं कि जो समरी जो तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन वो जो है ना कोई पावर देता है ना लिमिट करता है। लेकिन हाँ, प्रियम्बल अगर कुछ प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और जो प्रियम्बल के बीच में, अगर कहीं पे अगर कुछ चीज़ों में विवाद हो जाता है, तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उसको लेके या फिर प्रियम्बल को लेकर जो अगर विवाद आ जाता है, तो जो है हमेशा ये प्रिवेल करेगा। इसको आगे हम अच्छे समझाएंगे। एज आई टोल्ड यू कि स्पेसिफिक प्रोविजन हो कोई या फिर आर्टिकल्स हो, है ना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोनों में क्या हो गया कि विवाद हो गया, प्रियम्बल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आर्टिकल्स आ गया, ठीक है। तो जब भी होगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो हमेशा उस पर प्रिवेल करेगा, हमेशा उसको सुपरसेड करेगा, ठीक है। और ये जो है जो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को माना गया कि प्रियम्बल इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसका सबऑर्डिनेट है। अब बात करेंगे कि प्रियम्बल और जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कुछ चीज़ों में क्या सिमिलरिटीज है, वो हमें क्या दिखाता है। तो जैसा कि प्रियम्बल में जो है कुछ वर्ड लिखे हमने पढ़े थे कि सोशल जस्टिस लिखा हुआ था, है ना, सोशल जस्टिस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 15(1) एंड 15(4) क्या कहता है 15(1) में कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, उसके बेसिस पे कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। लेकिन 15(4) में क्या कह रहा है? स्टेट शैल मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन। जो बैकवर्ड जो क्लासेस है, जैसा कि SC ST, इनसे रिलेटेड जो बैकवर्ड क्लासेस है ना, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन कौन बनाएगा? हमारा गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बनाएगी, ठीक है, उन्हें उसको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। लेकिन इसका पर्पस क्या है? पर्पस है जो हमारा सोशल जस्टिस है। लेकिन प्रियम्बल भी कह रहा है कि सोशल जस्टिस मिलेगा। तो एक तरीके का ये है कि दोनों में सिमिलरिटीज मिल रही है कि कुछ चीज़ों को, दोनों का पर्पस क्या है? एक ही है। हमने बताया कि सोर्सेस ऑफ पावर कहाँ से मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन को? पीपल ऑफ इंडिया। तो इसको लेके केस हो गया कि कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 पे केस हो गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया, जजमेंट दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ड्राइव करता है ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली ड्राइव करता है। इट
डायरेक्टली इज फिक्शन, मतलब फिक्शन मान लिया गया है, बट इट इज़ कंक्लूसिव एजम्पशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियर कर दिया कि ये जो है पावर डायरेक्टली कन्फर करता है या फिर देता है, उसको एक फिक्शन मान लिया जाएगा, और ये है कंक्लूसिव एजम्पशन मान लिया गया, और बोला कि फर्दर चैलेंज नहीं होगा और टेस्ट एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब इस बात को किसी भी आगे कोर्ट में टेस्ट नहीं किया जाएगा कि जो है पावर जो है विद द पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पावर मिल रहा है या फिर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया अपना कि जो ये बात है जो मान लिया गया ये फिक्शन है, कंक्लूसिव है, और ये कंक्लूसिव एजम्पशन मान लिया गया। अब बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने ही कि ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया, तो ये हो गए विद द सोर्स पीपल ऑफ इंडिया जो हो गया उसका सोर्स ऑफ पावर है, क्योंकि लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इन लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो अल्टीमेटली पावर किसने दिए? पीपल ऑफ इंडिया ने पावर दिए। अब बात करेंगे नेचर ऑफ प्रियम्बल, हमारा नेचर क्या है प्रियम्बल का, वो इन वर्ड्स को पढ़ के पता चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा था कि कुछ हमारे आइडियल्स है और एस्पिरेशंस है, एस्पिरेशंस और दूसरे सेंस में कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इन चीज़ को पीपल्स के लिए, क्या इसको ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आइडियल्स हमारा है कि सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो है ऑब्जेक्टिव या एक्सप्रेशन जो है लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आइडल्स जो भी है, आइडल्स हमारा है ये सारे सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक जो है ये है मीन्स टू अचीव, क्या अचीव करना है, ये जो एस्पिरेशन है हमारे, क्या एस्पिरेशन है, लिबर्टी हमें चाहिए, जस्टिस चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है अल्टीमेटली कि हमें हर एक जो करना है उस चीज़ की लिबर्टी मिले, हमें किसी हर एक चीज़ की जस्टिस मिलेगा, किसी चीज़ में हमें किसी ने हमारे साथ क्राइम कर दिया, इक्वलिटी मिले, सब बराबर हो, फ्रेटर्निटी भाईचारा हो। आगे हम इन वर्ड्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात आता है दोस्तों कि सोवरेन कौन है। सोवरेन वर्ड का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है कि जो कंट्री है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। कंप्लीटली क्या है? इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं है जो वहाँ पे उसको रूल कर रहा है। कंट्री पूरा इंडिपेंडेंट है अपना, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है किसी भी कंट्री का, ना ही किसी भी चीज़ का दबाव है ना कुछ, वो हर एक डिसीजन खुद ले सकता है और वो खुद अपने तरीके से लेता है। अगर ऐसा जिसको होगा तो वो उसको बोलेंगे सोवरेन है। जैसे कि इंडियन कंट्री है इंडिया, तो इंडिया क्या है? सोवरेन है, वो अपने हिसाब से अपने पक्ष में जो फायदे होते हैं उसके हिसाब से डिसीजन लेता है, वो एनी डिसीजन जो लेता है वो पीपल के हित में लेता है, ये सोवरेन है। यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं है। अब सेकंड बात करेंगे कि सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बेसिकली ये जो वर्ड इवॉल्व हुआ है ये हुआ है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से, और ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है यूएसएसआर में, जिसको हम रसिया, अभी जो रसिया कहते हैं। यहाँ पे क्या है? कंप्लीट सोशलिज्म है, जितनी भी जो प्रॉपर्टी या कुछ चीज़ें हैं ना, तो ये सब क्या होगा? गवर्नमेंट का होगा, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको यूज़ करेगी पीपल के लिए। लेकिन जो हमारे इंडिया में जो है, हमने इनको क्या बोला है कि वेलफेयर स्टेट बनाना है। सोशलिस्ट का मतलब होता है सबसे पहला कि जो भी स्टेट होगा, कंट्री होगा, उसको वेलफेयर बनाना है। तो वेलफेयर तो पीपल के लिए ही बनाना है, लेकिन हमने इनको जो अडोप्ट किया है गांधीयन और जवाहरलाल नेहरू के प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्टिव थे उनके हिसाब से अडोप्ट किया है। तो इसको बोला था कि गांधीयन एंड जवाहरलाल नेहरू की जो सोशलिस्ट जो विचारधारा थी उनसे इंस्पायर्ड है इंडियन सोशलिस्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं इंडिया में जो सोशलिस्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं फैबियन सोशलिज्म। फैबियन, दोस्तों इस वर्ड को याद रखेंगे कि फैबियन ये पूछ लिया जाता है क्या है, इसको बोलेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फिर फैबियन सोशलिज्म। और इसी से इंडिया में इवॉल्व हुआ है कि मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट एंटिटी को भी अलाउ है, और इसमें गवर्नमेंट के जो इसमें क्या होगा कि प्राइवेट एंटिटी को भी अलाउड होगा, और गवर्नमेंट के जो पीएसयूज वगैरह है वो भी अलाउड है इसमें, जिसमें बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और जो इंडिया में जो फॉलो होता है वो फैबियन सोशलिज्म होता है, और फैबियन सोशलिज्म को ही कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लेकिन सोशलिज्म का मेन मतलब जो है हमारा ऑब्जेक्टिव जो है कि वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर कैसे? कि पीपल का वेलफेयर करना है हमें, ठीक। अब बात करते हैं सेकुलर की। सेकुलर की बात करेंगे कि सेकुलर क्या है। बेसिकली जो स्टेट्स जो है ना वो दो तरीके के हैं, ठीक है। ये एक स्टेट है, एक रिलीजन है, ठीक है। अब क्या है कि जो स्टेट है कि नॉट रिकॉग्नाइज ऑफिशियल रिलीजन, मतलब उसने कोई अपनी ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करी, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? सेकुलर कह रहे हैं। अब क्या एक स्टेट है जिसने ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो वो सेकुलर नहीं है। जिसकी ऑफिशियल रिलीजन हो गई वो डिक्लेयर कर दिया, वो सेकुलर नहीं है। आज हम बात करेंगे कि जो सेकुलर है इसका मतलब क्या होता है। इसको हम इंडियन कंटेक्स्ट में समझेंगे कि इंडिया क्या करता है कि नाइदर रिलीजियस नॉर इरिलीजियस, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है और ना ही ये इरिलीजियस है, ठीक है, नॉर एंटी रिलीजियस है, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है ताकि उसको नुकसान कर रहा हो या फिर वहाँ पे वो अलाउ ना हो। और यहाँ पे क्या है कि इंडियन क्या करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की प्रमोट्स ऑल द रिलीजन, यहाँ पे हर एक रिलीजन को प्रमोट, क्योंकि हर एक रिलीजन ने इसको अपना देश बनाया है, तो यहाँ पे हर एक रिलीजन को उतनी ही आज़ादी है। जबकि क्या है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है तो उसमें क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे फ्रांस हो गया है ना, जर्मनी वगैरह ये कंट्रीज हो गया, ये क्या कहता है? स्टेट मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजन, मतलब ये स्टेट जो है डिस्टेंस मेंटेन करता है रिलीजन से, तो ये भी सेकुलर है, बट लेकिन क्या बोलते हैं कि जो इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो ज़्यादा बेटर है। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि इंडियन सोशलिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेकुलरिज्म। अब बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। तो दोस्तों की डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि रूल ऑफ द पीपल, मतलब पीपल रूल करेगा वहाँ पे। आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि
रूल ऑफ द पीपल जहाँ पे भी रूल करेगा तो वो क्या होगा, डेमोक्रेसी। मतलब डायरेक्ट हो सकता है एक तरीके का, डेमोक्रेसी दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक डेमो एक क्रेसी। तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब है रूल। मतलब इस दोनों वर्ड से डेमोक्रेसी से ही मतलब है कि पीपल रूल ऑफ पीपल। ठीक है, अब ये बात करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म करने का, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट फॉर्म होगा। तो ये जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो ये किसके अनुसार चलेगा, बाय विल ऑफ द पीपल। ये जो पीपल के विल के अनुसार ये गवर्नमेंट चूज की जाएगी। ठीक है, और जो है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट गवर्नेंस होता है कि पीपल डायरेक्ट गवर्नेंस कर रहा है। ये छोटी कंट्री के लिए सही रहता है। फिर लोकल टाइम में आप देख लो, पंचायती जो राज इंस्टीट्यूशन है अपना, या फिर अर्बन लोकल बॉडी है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को देखा जाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है, जो बड़ी कंट्रीज होती है तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, जैसे कि हम एमपी एमएलए जो चुन रहे हैं, ये हमारे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो हेड जो होगा ना स्टेट का, जो भी स्टेट का हेड होगा वो क्या होगा, मतलब वो चुने हुए जाएगा, वो मोनार्क नहीं होगा। रियल हेड क्या होगा इसमें, पीएम है। नॉमिनेटेड हेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होने कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन दोनों कौन होगा, इलेक्टेड है। लेकिन जो बोलते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होगा, नॉमिनेटेड नहीं होगा। नॉमिनेट नहीं होगा, ये क्या होगा, इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, इलेक्टेड होगा, उसी को बोलते हैं अपन रिपब्लिक बोलते हैं। आप दो कंट्री ले लो कि एक है इंडिया और एक है यूके। ठीक है, दोनों में पीपल है। पीपल इंडिया में माना गया कि पीपल सुप्रीम है, क्योंकि पीपल ही चूज करके भेज रहे हैं किनको, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना, इनको चूज करके भेज रहे हैं। ठीक, लेकिन क्या है कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, कि वहाँ पे मोनार्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। ठीक है, और ये उस तरीके से मोनार्क हेरिडेटरी है। यहाँ पे यूके में हेरिडेटरी मोनार्क है, तो इसको बोलेंगे हेड ऑफ स्टेट क्या है, यहाँ पे सुप्रीम है, हेड ऑफ स्टेट। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि पीपल ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, तो बोला जाता है कि जो है इंडिया रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब है सिर्फ कि हेड ऑफ स्टेट क्या होगा, हेरिडेटरी नहीं होगा, हेड ऑफ स्टेट जो होगा इलेक्टेड होगा हमारा। ठीक है, और जो इंडिया डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक है। लेकिन यूके के बारे में क्या होता है, डेमोक्रेटिक तो है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट क्या है, यहाँ पे हेरिडेटरी है और हेड ऑफ स्टेट ही सुप्रीम है। लेकिन जबकि इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है कि इंडियन पीपल सुप्रीम। अब बात करेंगे कि एस्पिरेशन के बारे में, कि यहाँ के जो लोग हैं उनके क्या एस्पिरेशंस हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो कैसे, क्योंकि जो हमें जो ब्रिटिश ने 200 साल ओवर 200 ईयर जो रूल किया, तो उनकी रूल वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किए और यहाँ के लोगों को कितना परेशान किया गया। तो लोगों ने जो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में जो पार्टिसिपेट किया, तो उनके कुछ एस्पिरेशंस थे, है ना, कि हमारा देश ये होगा, ऐसा होगा, हमें ये चाहिए। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टर्म आता है कि जस्टिस, कि भाई जस्टिस तो किस तरीके की जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो आप बात करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से दिखता है, कि आर्टिकल जो हमें 326 है वो कहता है राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब आप वोट कर सकते हैं और कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। आप अगर उस जो क्राइटेरिया है एज जो है वोटिंग एज, आप उसको अगर पार कर लिए हैं तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। अब बात करेंगे सोशल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रोविजन है उसमें सोशल जस्टिस कहाँ कहाँ पे बात करता है, कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 और 18, जो इस टाइप के जो आर्टिकल है, ये हमारे सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है, सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है। और उसी तरीके से जो हमारी इकोनॉमिक जस्टिस को डिफाइन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत सारे इसके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, लाइक राइट टू वैकेशन, कहीं पे भी जाके आप जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, और वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो डीपीएसपी में जो वेरियस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो है हमारे, जो दिखाते हैं वो इकोनॉमिक जस्टिस को दिखाते हैं। अब बात करेंगे लिबर्टी के बारे में, कि लिबर्टी का मतलब होता है कि लिबर्टी इज़ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा आर्बिट्रेरी पावर नहीं है कि कोई भी आके आपको गिरफ्तार कर लेगा या फिर कोई भी आपको मार देगा। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की लिबर्टी है, यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रो करो एंड अचीव देयर पोटेंशियल। आपकी जो भी पोटेंशियल है उसके अनुसार आप यहाँ पे आपके जो गोल है, एम्बिशंस है, उसको आप अचीव करो। तो ये इस टाइप की यहाँ पे लिबर्टी अवेलेबल है इंडिया में। लिबर्टी का ये मतलब होता है। एंड इक्वलिटी का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस। जो है हमारा जो एम है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए और जो सबका स्टेटस है वो इक्वल हो, कोई किसी से ना बड़ा है ना छोटा है स्टेट के नज़र में। नाउ फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। भाई अगर ब्रदरहुड होगा, भाईचारा अगर होगा, तो देश क्या होगा, देश में शांति होगी, पीस होगा, हार्मनी होगा, तो सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी होगा। अब ये किसको प्रमोट करेगा, यूनिटी जहाँ होगा वो इंटीग्रिटी को प्रमोट करेगा। इंटीग्रिटी मतलब प्रमोट करेगा, तो इंडिया क्या होगा, हमेशा इंटीग्रिटी के साथ रहेगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड दैट प्रमोट किस चीज़ को करेगा, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रमोट करेगा। अब हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट जो केसेस आए उसमें जो बोला गया कि इस प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो उसी को डिस्कस करेंगे। इसमें से रिलेटेड दो फेमस केस हुए, री वालू केस 1960 को, और एक केशवानंद भारती केस आया। तो इन लोगों ने क्या क्या अपना जजमेंट दिया, उसमें क्या क्या बात हुई, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले री वालू केस 1960 में, इसमें क्या हुआ था कि जो
इनक्लेव टेरिटरी था बांग्लादेश के साथ, पहले तो उस टाइम तो पाकिस्तान ही था, उनके साथ जो था वो एक्सटेंड किए थे, तो इस पर चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि आर्टिकल 360 जो 8 है अमेंड कर सकता है एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल को जो है जो रिबेरी वाले केस में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना, और इसमें बोला गया कि प्रियम्बल कांट अमेंडेड, अगर कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रियम्बल को कांट अमेंड कर सकते हैं, नहीं अमेंड कर सकते। सेकंड लैंडमार्क केस है केशवानंद भारती केस, जिसका जजमेंट आया 24 अप्रैल 1973 को। इसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया और बोला लाइक अदर एनी अदर पार्ट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बोला कि बाकी दूसरी तरीके के जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस तरीके से प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, तो इस तरीके से साबित हो गया कि प्रियम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो पहले जो केस में बता चुके थे सुप्रीम कोर्ट की एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 के तहत अमेंड कर सकते हैं, तो ओनली वंस जो है प्रियम्बल को अमेंड किया गया आर्टिकल 368 के तहत, और उस पहला अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। इस अमेंडमेंट में 3 वर्ड को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड है ये पहले प्रियम्बल में नहीं था, इसको ऐड किया गया। और दोस्तों ये जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजन लेके आया गया था। तो दोस्तों ये रही पूरा प्रियम्बल का एनालिसिस, आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार समझ में अगर नहीं आया तो 2-3 बार देखें और याद करें, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं आप उनको जरूर नोट आउट कर लें। थैंक यू सो मच।